दोस्तों नमस्कार। आपने कहावत सुनी होगी कि हवन करने गए थे और हाथ जला के वापस आ गए। भारत सरकार के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। आजकल जिस तरह से एमएसपी के मुद्दे पे हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, वो इसी कहानी को याद कराता है। दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि अगर मान लीजिए आपने कोई चीज पैदा करी या आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं और मैं आपको एक झूठा आश्वासन ये दे दूं कि आपके प्रोडक्ट की कीमत तो 100 रुपए मिलनी चाहिए, और फिर जब आप बाजार में बेचने जाते हो उसके आपको 50, 60, 70 रुपए मिलते हैं, तो आपको क्या लगेगा? आपको ये लगेगा कि यार मेरा तो नुकसान हो गया, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि इसकी कीमत 100 रुपए है और आज मुझे इसके 60 रुपए मिल रहे हैं, तो मुझे 40 रुपए का नुकसान हो गया। ये नोशनल नुकसान आपको बहुत दुखी करता है, परेशान करता है। यही कुछ किसानों के साथ भी हिंदुस्तान में होता जा रहा है। जब आप एमएसपी की घोषणा करते हैं और उसके पीछे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, और किसान जब कहता है कि मुझे एमएसपी नहीं मिल रहा है और वो प्रदर्शन करता है, तो मुझे लगता है सरकारों की मजबूरी हो जाती है कि अब क्या करें। खरीदें तो क्या खरीदें, किस किस का खरीदें, कितना खरीदें, और खरीद के फिर क्या करें, और उसके लिए पैसा कहां से लाएं। बहुत सारे सवाल एक पॉलिसी मेकर्स के मन में आते हैं। फिर सवाल ये आता है कि हम इस तरह के एमएसपी की घोषणा करते क्यों हैं? अगर एमएसपी हम दे नहीं सकते और पॉसिबल भी नहीं है देना, तो हम कर क्यों रहे हैं सब? ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अगर किसान भाई इसको समझेंगे तो वो तुरंत चिल्लाने लगेंगे आप एमएसपी के खिलाफ हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप हिंदुस्तान में जिस तरह से एमएसपी घोषित कर रहे हो, क्या दुनिया में किसी और देश में होती है? पहला सवाल। दूसरा, हर साल एमएसपी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे एग्रीकल्चर में कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं हो सकती, हमारे यहाँ काम करने के तरीके नहीं सुधर सकते। और पॉलिटिकल सिस्टम की मजबूरी ये होती है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम भी हो जाए, फिर भी आप एमएसपी कम नहीं करेंगे, क्योंकि किसान ये उम्मीद करेगा कि साहब पिछली बार रेट इतना था, इस बार आप तो कुछ बढ़ा दो। वहां फिर सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। मैं आज आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल पेश करूंगा जो है सनफ्लावर क्रॉप को लेके, जिसके कारण आज हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बात को जरा डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, इसको आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आने वाले दिनों में इस पे पॉलिटिकल माहौल और गर्माएगा, क्योंकि चुनाव का सीजन है, और जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे खेती के मुद्दे, कृषि के मुद्दे, किसानों के मुद्दे जोर पकड़ेंगे, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। अब सबसे पहले इस बात को लेके आते हैं कि हिंदुस्तान में सीएसीपी जो है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो ये आयोग बनाया है, जो कृषि लागत और मूल्य का निर्धारण करने के लिए बनाया है, वो किस तरह से एमएसपी को तैयार करता है या एमएसपी की रिकमेंडेशन बनाता है। और मुझे वो लगता है काफी हद तक वो इलॉजिकल है, और उसका क्लासिक एग्जाम्पल है सनफ्लावर, जिसके लिए आज प्रदर्शन हो रहे हैं। और उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एमएसपी की बात करते हैं, मैं सीएसीपी की वेबसाइट से आपको बता रहा हूं वो क्या से और क्या करते हैं। उनका ये कहना है कि हम एमएसपी जब घोषित करते हैं तो हम किन किन बातों को संज्ञान में लेते हैं और किस किस बातों को हम ध्यान से देखते हैं। पहला है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अब दोस्तों, सनफ्लावर के अंदर मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं। हिंदुस्तान में सनफ्लावर ऑयल का कंजम्पशन ज्यादातर साउथ इंडिया में होता है, और डिमांड जो भी है करीब 1.5-2 मिलियन टन के आसपास, वो सारा जो ट्रेडर्स हैं वो आयात करके कंज्यूमर्स को दे देते हैं। अब आपके सामने एक आंकड़ा है जिससे आपको पता लगेगा कि क्या भारतीय
सनफ्लावर की डिमांड है या नहीं है। उदाहरण के लिए 2012-13 में जो सूर्यमुखी है, जिसको हम सनफ्लावर बोलते हैं, वो करीब 0.83 मिलियन हेक्टेयर में उसकी खेती होती थी। इस साल 2022-23 में वो घट के रह गया मात्र 0.27 मिलियन हेक्टेयर, मतलब 1/3 से भी कम हो गया। अगर इस सनफ्लावर की डिमांड होती, किसान को उसमें से मुनाफा हो रहा होता, तो एरिया कम क्यों होता? इसका मतलब यह है कि किसान को लगा कि सनफ्लावर के अंदर मुनाफा नहीं है, किसी और फसल की तरफ जाते हैं, इसलिए वो एरिया डाइवर्ट हो गया। जहां तक बात है प्रोडक्शन की, 12-13 में प्रोडक्शन होता था करीब 0.5 मिलियन टन, मतलब 5,40,000 टन के आसपास, जो घट के हो गया मात्र 2,50,000 टन। इसका मतलब डिमांड भी नहीं आई। अगर डिमांड आती तब भी किसान सनफ्लावर उगा लेता। अब आप ये पूछेंगे कि जब डिमांड नहीं थी, एरिया श्रिंक हो रहा था, तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी चर्चा आने वाले पॉइंट्स में हम करेंगे। दोस्तों, उसका सबसे बड़ा फंडामेंटल कारण यह है कि जो हिंदुस्तान में प्रोडक्टिविटी है सनफ्लावर की, यील्ड जिसको बोलते हैं पर हेक्टेयर, वो 2012-13 में थी मात्र 655 किलो पर हेक्टेयर। 1 टन भी नहीं थी, आधा टन के आसपास थी। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। बढ़ के हो गई है इस समय 950 किलो पर हेक्टेयर, 1 टन भी नहीं है। लेकिन दुनिया का एवरेज क्या है? दुनिया का एवरेज है करीब 2.5 टन पर हेक्टेयर। 2.5 से 5 टन, डिपेंड करता है कि कहाँ जमीन है। वहां सिंचाई वाली है तो 4.5-5 टन भी चले जाते हैं, और अगर सिंचाई वाली जमीन नहीं है तो 1 से 2 टन का प्रोडक्शन होता है दुनिया में। दोस्तों, अब एक बात बताइए कि अगर दुनिया में प्रोडक्शन हमसे डबल, ट्रिपल, 4 गुना हो रहा है, तो क्या हम उनकी कॉस्टिंग मैच कर पाएंगे? पहला सवाल। और अगर हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निश्चित रूप से ज्यादा होगी, क्योंकि लेबर आपको उतनी लगानी है, इरिगेशन है, फर्टिलाइजर है, कीटनाशक है, और बहुत कुछ है। इसका मतलब आपके यहाँ पे जिस हिसाब से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उस हिसाब से आपकी फसलें कॉस्ट कंपनसेट नहीं कर पा रही। अब सवाल यह है कि इतनी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हुए हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों है कि किसान को उसकी लागत भी नहीं मिल पाती? ये सवाल आपको ध्यान में रखना होगा जब हम आगे चर्चा करें। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दूसरा पैरामीटर है जो एमएसपी के लिए लिया जाता है, और आपको, जैसा मैंने कहा, कि अगर आपकी किसी भी फसल की प्रोडक्टिविटी कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी। इसका मतलब जितना आप इनएफिशिएंट होंगे उतना ज्यादा आपको एमएसपी देना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ है एमएसपी का, कि एमएसपी इनएफिशिएंसी को कंपनसेट करता है, एफिशिएंसी को नहीं करता है। तो हमने जो एमएसपी का फॉर्मूला बनाया है वो इनएफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए बनाया है। इसीलिए किसान कभी प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता है, वो सिर्फ एमएसपी, सब्सिडी और लोन की बात करता है। अब आपको समझ में आया कि ऑन एन एवरेज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हिंदुस्तान में कम क्यों? लोगों के इसमें विचार अलग अलग हो सकते हैं, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं। तीसरा पैरामीटर है प्राइस ट्रेंड इन द मार्केट, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। अब ये एक बड़ा विचित्र एमएसपी का फॉर्मूला सीएसईपी ने बना दिया है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। अब आप मुझे बताइए कि जब आप 64 रुपए एमएसपी लिख रहे हैं और 50% उसमें अगर मान लीजिए तेल आता भी है सीड के अंदर, तो ऑन एन एवरेज 1 किलो तेल के लिए आपको 2 किलो सनफ्लावर चाहिए। मतलब 64 × 2, 128 रुपए का
आपको रॉ मटेरियल चाहिए 1 किलो सनफ्लावर ऑयल पैदा करने के लिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सनफ्लावर ऑयल की आज कीमत है 84-85 रुपए किलो या लीटर, जैसा आप उचित समझे। जब आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार पे 84-85 रुपए में आपको जब तेल मिल रहा है, तो 128 रुपए का रॉ मटेरियल लेके कौन कंपनी तेल बनाएगी? क्या सीएससीपी को ये कॉमन सेंस समझ में नहीं आती है? हमारे जो विद्वान पॉलिसी मेकर्स उनको समझ में नहीं आती है बात कि आपकी ये क्रॉप आउट प्राइस्ड है और अब आप उस पर हर साल एमएसपी बढ़ाए जा रहे हैं, और आपकी टेक्नोलॉजी इतनी खराब है कि वो अंतरराष्ट्रीय बाजार से उसकी प्रोडक्टिविटी 1/3 1/4 है। आप कैसे कॉम्पीट करेंगे? और प्राइवेट सेक्टर हिंदुस्तान के किसान से अगर बीज खरीद भी लेता है तो वो माल बना के बेचेगा किसको? क्योंकि जो ट्रेडर इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो सस्ते में बेच देंगे। तो मैं किसान का माल लेके उससे तेल निकाल के बेचूंगा किसको? जब बाजार में 100 रुपए तेल मिल जाएगा और मेरा रॉ मटेरियल प्राइस 128 रुपए है, और फिर उस पे प्रोसेसिंग कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, ये सब होने के बाद क्या कोई खरीदार आएगा इस प्रोडक्ट को लेने के लिए? ये सोचना पड़ेगा आपको, और ये फैक्टर है। तो क्या सीएससीपी ये नहीं कह सकता भारत सरकार को कि साहब हम सनफ्लावर में कॉम्पिटिटिव नहीं है, हम एमएसपी कुछ भी घोषित कर लें उसके बाद भी इसका बाजार नहीं है, और अगर हम एमएसपी दे नहीं सकते, भारत सरकार खरीद नहीं सकती, तो एमएसपी की घोषणा करके हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो खरीदेगा नहीं, सरकार खरीद के करेगी क्या? तो किसान को हम भुलावे में क्यों रख रहे हैं कि हम एमएसपी की बात कर रहे हैं सनफ्लावर में? क्या हम ये नहीं कह सकते कि हम सनफ्लावर की एमएसपी हटा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान में सनफ्लावर की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, हम उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर किसी किसान को सनफ्लावर उगाना है तो वो अपने रिस्क पे उगाए, सरकार कोई एमएसपी की घोषणा उस पर नहीं करेगी। क्या हम ये नहीं कह सकते? सोचने की बात है, मेरा प्रपोजल है। उसके अलावा इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, जहां सनफ्लावर होता है वहां आप कुछ और भी चीज लगा लोगे, वो सनफ्लावर से ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। इवन वहां पे आप चारे की फसल भी लगा लोगे, जो पशुओं को चारा दिया जाता है, वो भी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो फिर लोग सनफ्लावर क्यों लगाएंगे? इसीलिए सनफ्लावर का एरिया पिछले 10 साल में 1/3 से भी कम रह गया। फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हो, लेबर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी जो बीज आप किसान को दे रहे हो, जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज किसान को जो टेक्नोलॉजी दे रही हैं, वो इतनी भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं हो पा रही है कि वो मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से भी बढ़ोतरी कर सके। इसका मतलब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और आईसीआर टेक्नोलॉजी बना रहा है, वो इतना भी सक्षम नहीं है किसानों के लिए कि वो महंगाई को कंपनसेट कर सके। इसका मतलब वो टेक्नोलॉजी किसान के लिए लायबिलिटी बनती जा रही। तो किसान वो टेक्नोलॉजी क्यों लेगा? किस लिए लेगा? क्या फायदा है किसान को? ये बात समझनी होगी। फिर हम ये बोलते हैं कि लाइकली इंप्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट। आपने जो एमएसपी बनाई है वो तो काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि उससे जो तेल निकलेगा वो 150 रुपए किलो बिकेगा, जबकि कंज्यूमर को ऑलरेडी 100 रुपए मिल रहा है। तो आपने कौन सा कंज्यूमर फैक्टरिंग किया है? तो टेक्निकली आपको जो सनफ्लावर है, अगर आपने कंज्यूमर का ध्यान दिया होता, कंज्यूमर पैरिटी के बारे में सोचा होता, तो आपको एमएसपी घटानी चाहिए थी, बढ़ानी नहीं चाहिए थी। लेकिन आपने एमएसपी बढ़ाई और कंज्यूमर को इंपोर्टेड माल सस्ता मिल रहा है। तो ये आर्ग्यूमेंट भी सीएससीपी का कहीं लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर 50% मार्जिन मिलना चाहिए, बात सही है। तो इसीलिए 64 रुपए आज फसल की कीमत हो गई। इसका मतलब यह है कि अगर आप उसका 50% कम कर देते हैं
तो फसल के दाम करीब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो करीब 40-45 रुपए के बीच में होगा। और 40-45 रुपए हकीकत में ये है कि आज बाजार का प्राइस भी इसी के आसपास है मंडियों में। और 40-50 रुपए का अगर मैं 40-45 रुपए का अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं और उससे तेल बनाता हूं, तो मुझे अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी जो तेल आ रहा है मैं उसके पैरिटी में लोकल मार्केट में प्रोसेस करके बेच सकता हूं, ब्रांडिंग करके। लेकिन 65 रुपए जो सरकार ने एमएसपी घोषित किया है, उस पे सनफ्लावर की वायबिलिटी नहीं आती है प्रोसेसर के लिए। तो फिर जो किसानों ने माल उगाया वो खरीदेगा कौन? अब सवाल यह है कि किसानों से आपने ये माल उगवाया क्यों? आपने किसानों को शुरू में क्यों नहीं बोल दिया कि सनफ्लावर के लिए हम एमएसपी नहीं घोषित करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी आ रही है और जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है और जो बाजार की स्थिति है उसमें सनफ्लावर वायबल नहीं है। हम किसानों से निवेदन करते हैं कि वो कोई और फसल चूज कर लें, सनफ्लावर पे ना जाएं। अगर उनका अपना रिस्क लेना है, कोई उनसे कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन करवा रहा है, फार्मिंग करवा रहा है, कर लें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम एमएसपी घोषित नहीं करेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से सीएसीपी कमरे में बैठ के काम कर रही है, जमीनी हकीकत से दूर, उस सरकार के लिए समाधान से ज्यादा समस्याएं क्रिएट कर रही है। अब अगले साल आप एमएसपी और बढ़ा देंगे, फिर किसान कहेगा इसको 70 रुपए कर दो, बाजार उसका है नहीं। यही हाल हर क्रॉप में हो रहा है। अब सवाल ये है कि एमएसपी का ये जो खेल है किसानों के साथ, ये कब तक चलेगा? आप हर साल एमएसपी बढ़ाएंगे और अगर किसान को पैसा एमएसपी और बाजार के रेट में गैप कम होता है तो आपको या तो भावांतर देना पड़ेगा, नहीं तो किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा कि मेरी कीमत तो थी 50 रुपए, मुझे मिल रहा है 30 रुपए। मेरी कीमत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी एज पर सीएसीपी 70 रुपए, बाजार का रेट है 50 रुपए। वो पूरी जिंदगी दुखी रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर प्लानिंग को रीलुक करने की जरूरत है। जिस तरह से सीएसीपी काम कर रहा है, ये सरकारों के लिए समस्याएं बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। और किसान दुखी रहेंगे, सड़कों पे आएंगे, देश में दंगे प्रदर्शन होते रहेंगे। तो क्या भारत सरकार, मोदी सरकार सीएससीपी का रिफॉर्म करेगी, या एमएसपी पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है और इसके हिसाब से हम पॉलिटिक्स करते रहेंगे? मुझे लगता है कि भारत सरकार को सीएससीपी को रिव्यू करना चाहिए। और सीएससीपी का कोई लॉजिक नहीं है आज। ये बात सही है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए सीएससीपी की जगह टेक्नोलॉजी चाहिए। 3 कानून आए थे, उससे किसानों की आमदनी बढ़ती, क्योंकि बीच में बिचौलिए किसानों का हक मारते हैं। आज हर फसल पे कंज्यूमर एमएसपी के ऊपर देता है, लेकिन किसान को एमएसपी नहीं मिल पाता तो बीच का पैसा कौन खा जाता है? किसान नेता इस बात को कभी क्यों नहीं उठाते? कभी किसान नेताओं ने आज तक बिचौलियों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया। कभी देखा है आपने? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि किसान नेताओं और बिचौलियों के बीच में मिलीभगत है। और हमने जो 13 महीने जो यहाँ दिल्ली के आसपास जो तांडव देखा, ये उसी मिलीभगत का नतीजा था। आज तक कोई किसान नेता ये नहीं बताया कि किसान 3 कानूनों में कौन सी लाइन खराब थी, क्योंकि सिर्फ नेतागिरी का मुद्दा था। अब एमएसपी की आप बात कर रहे हैं। एमएसपी का सबसे बड़ा फ्लॉ है जिस तरह से एमएसपी हिंदुस्तान में कैलकुलेट होती है, इसमें क्वालिटी क्राइटेरिया नहीं है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, किसको एमएसपी मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। घटिया माल और बढ़िया माल में कोई फर्क नहीं है एमएसपी पॉलिसी के अंदर। ये अपने आप में बड़ा फ्लॉ है। किसान की अगर प्रोडक्टिविटी गिरती है, एमएसपी उसको कंपनसेट करता है बनस्पत पनिश करने के लिए। एमएसपी में प्रोडक्टिविटी का कोई फैक्टर नहीं है। तो एमएसपी में ना तो क्वालिटी का फैक्टर है, ना प्रोडक्टिविटी का फैक्टर है।
इन एफिशिएंसीज को कंपनसेट करने के लिए एमएसपी है। क्या किसी भी सेंसिबल इकोनॉमी में इस तरह से काम चल सकता है? ये विचित्र कॉन्सेप्ट है और डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट में भी ये सबसे बड़ा फ्लॉ था। जब डॉक्टर स्वामीनाथन ने ये कहा कि 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलना चाहिए, डॉक्टर स्वामीनाथन ने ये क्यों नहीं बोला कि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को फैक्टर करना चाहिए? मुझे लगता है डॉक्टर स्वामीनाथन भी गैलरी में प्ले कर रहे थे। किसानों में अपनी गुडविल बनाने के लिए उन्होंने एक डिफेक्टिव फॉर्मूला देश को दिया और आज वो देश के लिए जंजाल बन गया। मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, जो देश के लिए भारी पड़ रही हैं, उनको हाईलाइट करना भी जरूरी है। तो क्या एमएसपी इस देश के किसानों के हित में है? इस देश के हित में है? क्या कंज्यूमर के हित में है? क्या एमएसपी पॉलिसी जिस तरह से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान का किसान बच पाएगा या हिंदुस्तान में आयात बढ़ता जाएगा? ये गंभीर मुद्दे हैं जिसके बारे में सोचना होगा। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि यह मुद्दा बहुत गंभीर है। आने वाले दिनों में मैं आपसे और गंभीर मुद्दों पर चर्चा करूंगा। खेती संबंधित मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं आपके साथ और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करूंगा। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। वंदे मातरम।